दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है याना मीर साहबा। याना साहबा, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई थिंक दिस इज द थैंक यू। फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ऑन योर शो। इट्स एन ऑनर। थैंक यू जीमा साहब। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने टाइम दिया एंड इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन माय शो। और आज दिल कर रहा था बड़े दिनों से आपसे बात करने को, और आज बात हो रही है हमारी। तो बेसिकली तो आज जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन पिछले एक दो दिन से मैंने इंडियन मीडिया में भी देखी, और यहाँ पाकिस्तान में भी उसको काफ़ी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और वो ये है कि भारत के अंदर रिसेंटली जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि जो गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाया। तो याना, सिंस यू लिव इन इंडिया, सो यू बेटर नो व्हाट आर दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्या हैं जिनको उन्होंने जिक्र किया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में शोर भी मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो 2002 में हुआ था उसको बेसिकली अमित शाह साहब उसके ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं कि जो भी हुआ था ठीक हुआ था। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड टेक ऑन दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स? मेरा जो टेक है वो टेक है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपका क्या टेक है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो हमेशा उल्टा टेक ही लेते हैं हर एक चीज का। So I want to know what is the Pakistani mindset, then I will tell you what is the real mindset. आपको क्या लगता है कि when he spoke about anti-social elements, what was he talking about? देखिए, इससे मुराद ये जो लगता है वो ये है, देखिए, क्योंकि उन्होंने कोई लफ्ज नहीं लिया, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे लोग हो सकते हैं जो वो ये कह रहे हैं, जो बेसिकली मुआशरे को खराब कर रहे हैं, ठीक है। एक बात। अब दूसरी बात ये है कि 2002 के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो उस वक्त मुआशरे को कौन खराब कर रहा था, और उस वक्त क्या क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था। वो जारी बात है कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड थी, लड़ाई थी, वो थी। सो दिस इज हाउ आई टेक एंड दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड। जी। देखिए, आपने जो बोला वो बहुत ही एम्बिग्यूअस था, कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, आई व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द इंडियंस बिलीव इज दैट व्हेन ही सेड एंटी सोशल एलिमेंट्स, व्हाट ही मेंट वाज कि जो लोग है ना हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड क्रिएट करना चाहते, ये उनका जिक्र कर रहे थे। बिकॉज जाहिर सी बात है, आप सोचिए, आपको क्या लगता है कि बिना गुजरात के मुसलमानों के वोट्स के बिना क्या मोदी जी 3 टाइम सीएम बनते, या क्या मोदी जी को इतना सपोर्ट गुजरात से जो मिलता है वो क्या उनके मुस्लिम वोटर्स के बगैर मिलेगा? या चलिए, पूरे इंडिया में जो मोदी जी को सपोर्ट मिलता है, जो इतनी थंपिंग मेजोरिटी से एक मोदी जी के पीछे लोग बीजेपी के लिए वोट्स डालते हैं, क्या आपको लगता है मुस्लिम्स उसमें नहीं होंगे थंपिंग मेजोरिटी में? क्या आपको लगता है सारे मुस्लिम्स उनके मुखालफत में? और जो मुस्लिम्स उनके साथ है, मानते हैं कि कुछ मुस्लिम्स हैं जो उनको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात 2002 राइट्स के लिए, जिसमें 790 मुस्लिम्स मर गए थे। मगर उससे पहले गोधरा भी हुआ था। अब हिंदूज हैं जो वो भी गवर्नमेंट को ही ठहराते हैं रिस्पॉन्सिबल कि हमें भाई प्रोटेक्शन नहीं दी, माइनॉरिटीज को अपीज किया। तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें वो हक है कि हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। मगर एंड ऑफ द डे वोट्स भी तो मोदी जी को ही जा रहे हैं, चाहे वो हिंदूज के हो या मुस्लिम्स के हो। और जो सेम मुस्लिम्स हैं इंडिया के, वो एक चीज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दैट दैट इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज अस बीइंग मुस्लिम्स। तो ये चीज वो समझते हैं कि हमारी कंट्री में अगर मेजोरिटी जो हमारे भाई बहन है वो हिंदूज हैं, हमें उनके साथ रहना है जी। हमें मत उनसे अलग होना है, या हमें एक देश का टुकड़ा अलग करके उसको निजाम मुस्तफा बनाना है। ये सब नहीं, हम एंजॉय करते हैं अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो उसके अंडर आते हैं, वो मेजोरिटी दूसरे रिलीजन्स के हैं, और हमको उन सब के साथ हार्मोनियसली रहना है इसी देश में। और हम अगर बार बार पास्ट में जाकर बोलेंगे कि भाई इस साल में ये हुआ था मुसलमानों के साथ, उस साल में ये हुआ था, फिर वो भी पलट के हमें बोल सकते हैं कि उस साल में 1990 में एक्सोडस हुआ था हिंदूज का कश्मीर से, उस गोधरा ट्रेन में आग लगाई गई, हिंदूज को जलाया गया। वो भी पलट के हमें, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कभी खत्म होगी ही नहीं, हम कभी आगे मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को चुप करा दिया का मतलब ये है कि उन्होंने दिल जीत लिए दोनों साइड्स के, चाहे वो हिंदूज के हो या मुस्लिम्स के हो, अपनी गुड गवर्नेंस से।
तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो गवर्नेंस से हटके इन कम्युनल चीजों पे ध्यान देने की कोशिश लाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चुप करा दिया। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जो बेसिकली वो दोनों तरफ बात कर रहे थे, यानी कि 790 मुसलमान मारे गए थे और 254 हिंदूज जो थे उस वक़्त मारे गए थे। तो बेसिकली ये दोनों तरफ जो है वो किया जाता है। लेकिन इसका इंडियन मीडिया जो है वो ये क्यों कह रहा है अमित शाह साहब की और नरेंद्र मोदी को तनकीद क्यों कर रहा है फिर इस हवाले से? क्या आप समझती हैं इंडियन मीडिया जो है वो गलत रीड कर रहा है अमित शाह साहब की बात को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली लॉबीइज्म हर हर जगह होती है और इंडियन मीडिया में भी है। एक सेक्शन लॉबी करता है सच का, दूसरा सेक्शन लॉबी करता है एक ऐसी गवर्नमेंट का जो फेल हो चुकी है, और उनको उनको प्रेफरेंस देने के लिए, मतलब उनको लाइमलाइट में लाने के लिए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को उनको एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की तो तनकीद करनी पड़ेगी। तो आप शायद उस हिस्से की मीडिया की बात कर रहे हैं जो उस लॉबी की है। तो आई वोंट ब्लेम यू, जबकि मोस्ट ऑफ द मीडिया, आप चाहे मीडिया बोलो, मीडिया जो है इंडिया की, मोस्ट ऑफ इट स्टैंड्स फॉर द ट्रूथ। और जहां तक मुझे पता है, इस चीज की कवरेज कुछ इस तरह की गई थी कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं लाया गया था। इसमें क्लियर बोला गया था कि लोगों को चुप करा दिया गया है जो एंटी नेशनल सोच विचार रखते हैं, उनको चुप कर दिया गया। और मुझे लगता है कि ये बात सच है, इसमें कुछ तनकीद करने वाली बात नहीं है। इट इज अ फैक्ट, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इट ऑलवेज यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन कम्युनल एस्पेक्ट, always used to be based on quota system, reservation, communal aspect. लेकिन उससे हटकर इकोनॉमी और प्रोग्रेस एंड फॉरेन रिलेशंस पे ध्यान देके आई थिंक मोदी जी ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है गवर्नेंस का। तो एक तरह से उन्होंने चुप कराया है ना, जो एंटी नेशनल, जो कम्युनल चीजों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें तो चुप कराया है। अब जाहिर सी बात है, जो मीडिया हाउसेस इन चीजों पे थ्राइव करती है कम्युनल एस्पेक्ट पे, वो तो तनकीद करेंगी ही ना स्टेटमेंट का। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा ये बताइएगा कि आपने थोड़ी देर पहले बात की निज़ाम मुस्तफ़ा की। आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो मज़हबी जमातें हैं मुस्लिम मज़हबी जमातें जो हैं, वो बात करती हैं कि इंडिया के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात होती थी एक ज़माने में कश्मीर में, वो भी बंद हो गई। और वो भी मेहरबानी थी आपकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, जिन्होंने ये इस तरह की आग कुछ लगा दी अपने उस तकरीर में। तो वो जो उन्होंने तकरीर की थी, लेकिन आज दिन देखो कैसा आ गया है, उनका अपना बेटा मंदिर में जाके शिव की पूजा कर रहा है। तो वो एक मैडम थी जो कहती थी कि कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी मुजाहिद है, कश्मीरी ये है, फलाना-फलाना, पक्के मुसलमान हैं। और और मतलब इतने गुरूर से कहती थी जैसे कि एज़ इफ शी इज़ वन ऑफ अस। लेकिन उनके बेटे ने एक नई मिसाल कायम कर दी, वो जाकर हिंदुओं के साथ पूजा-पाठ कर रहे हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक इट्स टाइम पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दैट। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को अगर आप समझती हैं। अच्छा, एक इंडिया के अंदर ये बात हो रही है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो मौजूदा सरकार है, वो इंडिया की जो हिस्ट्री बदलना चाहती है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक्स जो हैं, करिकुलम जिसमें हिंदू नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। आप क्या समझती हैं, ऐसी बातें हो रही हैं या ये जो अमित शाह साहब ने बात की है एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग उस तरह नहीं समझ रहे जिस तरह आप समझ रही हैं। तो ये जो इंडिया के अंदर बहस शुरू है कि जी एक तरफ करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जा रहा है, तो आप समझती हैं कि ये जो रीराइट करने की हिस्ट्री की बातें हो रही हैं, हाउ डज द सोसाइटी बेसिकली कंसीडर दिस चेंज? दे आर एम्ब्रेसिंग दिस और दे बिलीव कि जो पहले थे वैसे ही रहना चाहिए? देखिए जी, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जो जाहिर सी बात है, जो लोग बाहर से आए थे इंडिया में, जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, वो इन्वेडर्स हैं। और हमारी हिस्ट्री बुक में उनको हीरोज क्यों बनाया जा रहा है? दैट इज नॉट द वे यू लुक एट थिंग्स। अदरवाइज व्हाट आर वी टीचिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस कि यू ओपनली एक्सेप्ट पीपल कमिंग इनटू योर कंट्री एंड इन्वेडिंग एंड देन मेक देम हीरोज? मतलब हमें ये सीख तो नहीं देनी है ना। और जिसको आप लोग बार बार हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो शिवाजी थे, महाराष्ट्र मराठा जो किंग थे शिवाजी, उनकी आर्मी में 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स भी थे,
जो लड़े थे मुगलों के खिलाफ, तो वो दरअसल हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो ये बाहर से आए थे, ये बाबर, हुमायूं, ये अकबर, इनको हीरो बना के रखा है। मेरे ख्याल से ये सही बात है कि हम अपने चंद्रगुप्त को हीरो दिखाएं, हम अपने, या आप कश्मीर की बात करो, हम ललित आदित्य को हीरो दिखाएं। हम क्यों किसी सिकंदर बुतशिकन को हीरो दिखाएं जो कहीं से आके यहाँ पे मंदिर मंदिर तोड़ रहा था, लोगों को, हिंदुओं को मार रहा था, उनके स्कल से माउंटेन्स बना रहा था। ऐसे लोगों को हमने क्यों यहाँ हीरो बना के रखा हुआ है? अब वही चीज आप देखो, पिछली बार भी आपके एक शो पे बुरहान वानी को लेके टॉपिक उठा था, जिससे शायद आप ऑफेंड हो गए, ठीक है, वो आप लोगों के लिए हीरो होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन हमारा असली हीरो कश्मीर में इट इज मकबूल शेरवानी। उसे हमें हीरो बनाना चाहिए हमारी टेक्स्ट बुक्स में। ये जो कोशिश हिस्ट्री बदलने की थी, ये कोशिश पाकिस्तान ने की थी कश्मीर को लेके, हिस्ट्री को बदल के दुश्मन को हीरो बताना। और जो हमारे अपने हैं जिन्होंने इस जमीन को, जैसे राजा ललित आदित्य से लेकर मकबूल शेरवानी तक, जिसने इस सरजमीन को बचाया है फॉरेन इन्वेजन से, उनको हमेशा इग्नोर किया गया या हिस्ट्री से निकाल दिया गया, टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया। यहां तक कि कश्मीरी मुसलमानों को ये तक एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि भाई तुम्हारा कश्मीरी हिंदू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप सोचिए, देखिए, कश्मीर में जो इस्लाम है वो बाद में आया, और कई सारे सूफी संत पाकिस्तान से ही आए यहाँ पे इस्लाम सिखाने के लिए, वहां तक अच्छी बात है। तो क्या है कि ब्लाइंड फेथ था कश्मीरियों को उस तरफ से आने वाले लोगों पर। और जब उस तरफ से आने वाले लोग यहाँ पर सूफी संत बन के आते हैं, यहाँ पे मौलवी बनकर आते हैं और इस तरह की चीजें बोलते हैं कि भाई आपका कश्मीरी हिंदुओं से कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप दरअसल जूस की एक लॉस्ट ट्राइब हो, आपको अपने मुकम्मल निजाम मुस्तफा के लिए लड़ना है, वरना हिंदूज आके आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके हक छीन लेंगे। जब इस तरह की चीजें उनके मन में डाली जाती, तो हिस्ट्री बदलने की कोशिश कहां से की गई? आप बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी और ऐसे सारे रूइंस जो एक हेरिटेज साइट बन सकती थी पाकिस्तान में, उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा? क्या हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश किसने की? अच्छा चलिए, पाकिस्तान छोड़िए, अफगानिस्तान में वो जो बुद्ध के स्टैचूज थे वो तोड़ दिए गए। क्यों? हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश वहां हो रही है, ताकि आने वाले नस्लों को नहीं लगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज थी जो इस्लामिक नहीं है। कभी भी कोई भी चीज उस सरजमीन पे नहीं थी जो इस्लामिक नहीं। तो हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन सी कौम कर रही है? कौन सी जमात कर रही है? ये आप खुद समझ सकते हो। अच्छा मैडम, रिसेंटली मैं सुन रहा था एक दफा, क्या नाम है इनका, जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने बेसिकली एक स्पीच दी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी वैसे ये बात की हुई है कि इंडिया अपने आप को जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे लिबरेट कराना चाहता है। तो जब ये कॉलोनियल माइंडसेट से लिबरेट कराने की बात होती है, तो डज इंडिया स्पीक अबाउट द ब्रिटिश, और दे आल्सो, और ये मुस्लिम्स की बात करते हैं ये जो? क्यों भाई? कॉलोनियल माइंडसेट में मुस्लिम कहां से आ गए? नहीं, वो भी, कॉलोनियल, वो कॉलोनी तो नहीं उस तरह बनाया, लेकिन वो जो कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी साहिबा कहती थी कि मुसलमानों ने 1000 साल तक जो रूल किया है इंडिया के ऊपर, और फिर उसे क्या नाम है, जब फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने वो बदला ले लिया है। तो और तो आई एम टॉकिंग जस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट के फॉर इंस्टेंस, जैसे आप ये कह रही हैं हिस्ट्री को चेंज करने की बातें, आप कह रही हैं कि ये हमारे हीरोज नहीं थे, इसी तरह बहुत सारे जो हैं वो गोरों के नाम से चीज़ें हैं, ब्रिटिश के नाम से हैं। सो ये जो कॉलोनियल से लिया जाता है, कहा तो बेसिकली ब्रिटेन को जाता है, लेकिन मुसलमानों की दिए हुए नाम और जो शहर भी बदले जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इसको मैं इस पे बात कर रहा हूँ। देखिए, कॉलोनियलिज्म से निकलना हमारा हक भी है और ये जरूरी भी है, क्योंकि आप देखिए, कॉलोनियलिज्म में रहने से दिक्कतें भी बहुत आती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग नेम्स, दिक्कतें क्या आती है मैं आपको बताती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कीजिए। लॉ, ऑब्वियसली बिकॉज हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश की, तो जैसे ब्रिटिश लॉ है सेम टू सेम उसी तरह से फ्रेम हुआ है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, एक्सोडस के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई क्लॉजेस नहीं है हमारी लॉ बुक्स में। उसको कैसे इंसाफ दिया जाए एक एक्सोडस को, वो पता ही नहीं। इसीलिए तो कश्मीरी पंडित आज तक इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को पता ही नहीं कि इस चीज में कैसे इंसाफ दिया जाए, जस्टिस कैसे दिया जाए, क्योंकि ये चीज ब्रिटिश लोगों ने बनाई ही नहीं थी। तो हर एक चीज अगर हम कॉलोनी के हिसाब से चलेंगे एवरीवेयर, देन वील रिमेन कन्फाइंड। आप स्पोर्ट्स की बात कीजिए,
क्योंकि ब्रिटेन से हमें क्रिकेट मिला तो हम उसी में वो हो गए, दूसरे स्पोर्ट्स में हम आगे नहीं बढ़े क्योंकि हमें ब्रिटेन से क्रिकेट मिल गया। तो अब हम जब कॉलोनियलिज्म माइंडसेट से निकलेंगे, हम दूसरे स्पोर्ट्स में जाएंगे, हम दूसरी चीजों में एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक वो जो है ना, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के भाई किसी को अगर इंग्लिश नहीं आती बोलना तो वो एक इंफीरियर नेफर बन गया, इंफीरियर बंदा बन गया। वो ये नहीं होना चाहिए ना। अगर किसी इंडियन को शुद्ध हिंदी आती है, ही सुपीरियर, दैट्स पीरियड। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाली बात हुई। ये बुरी बात कैसे हुई कि अगर हम कॉलोनियलिज्म माइंडसेट से निकलना चाहते हैं, इसमें कुछ बुरा कैसे हुआ? और दूसरी बात, इंग्लैंड खुद आजकल अपने जो पुराने लॉज है वो चेंज करने के चक्कर में है। जो उसने जहां जहां इंग्लैंड ने कॉलोनीज बनाई थी, आज तक वो सारी कॉलोनीज उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं जो वो रख कर गए थे। लेकिन वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने पे लगे हुए। आपको तो पता ही है कि फॉरेन इमिग्रेंट्स के ऊपर वो क्या रूल्स लगा रहे हैं आजकल। जब यही रूल इंडिया ने लगाने की कोशिश की तो उनको तो इंडियन गवर्नमेंट को फैशिस्ट कहा गया, इंडियन गवर्नमेंट को एंटी मुस्लिम कहा गया। तो ये बातें सही नहीं है ना। तो इट शुड बी, जब कॉलोनी खुद ही कॉलोनियल माइंडसेट से निकलने की कोशिश कर रही है तो हम क्यों? बिल्कुल। अब आप देखिए ब्रिटिश मोनार्की में मेगन मार्कल के आने के बाद पहली बार कितनी चीजें हुई हैं। प्रिंस हैरी ने रॉयल फैमिली से हाथ ऊपर कर दिया। क्या ये पहले हुआ था? नहीं हुआ था। उनके यहाँ भी तो बहुत सारी चेंजेस हो रही है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली ये हर मुल्क का और उसकी लीडरशिप का और अवाम का राइट है वो जिससे आज़ादी लेना चाहें। अच्छा, ये बात एक दफ़ा हुई थी इंडिया के अंदर और यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये 2002 के रेफरेंस से बातें कर रहे हैं। इंडिया में कहा जाता है कि हमारा जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ सिविलाइजेशनल हेरिटेज में जो है वो हिंदुइज्म है या हिंदू की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुसलमान भी रहे हैं। तो सिविलाइजेशन जो है इंडिया की, उसमें सिर्फ हिंदू तो नहीं है, मुसलमान भी आते हैं और उनकी सिविलाइजेशन भी आती है, उनके तौर तरीके। सो ये क्यों तासर बदला जा रहा है, या ये क्यों बातें हो रही हैं कि जैसे मुसलमानों की शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, या जैसे जैसे ना टेक्स्ट बुक की बात हो रही थी, या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर ये सिविलाइजेशनल हेरिटेज में प्राइड लेना है तो व्हाई ओनली हिंदूज एंड व्हाई नॉट ओनली मुस्लिम्स? ये मैंने कहीं पे स्टडी पढ़ी थी, सो आई थॉट आई शुड टॉक विद यू। दोज मुस्लिम्स जिनके नाम की सड़कें या कॉलेजेस के नाम बदले जा रहे हैं वो बाहर से आए थे। दे वर नॉट इंडियन, सिंपल एज दैट। आज इतने सारे इंडियन नेटिव किंग्स थे जो मुस्लिम थे, उनके नाम हम नहीं जानते। गुजरात का एक था, बीजापुर का एक था, मैं खुद उनके नाम नहीं जानती। मुझे इतना पता है कि वो गुजरात का, मैंने उनके बारे में ट्वीट भी किया था लेकिन मुझे याद नहीं। क्योंकि मैंने स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा था उनके बारे में, तो वो याद नहीं रहा मुझे। बीजापुर का किंग, केरला में इतने किंग्स थे जो नेटिव इंडियन किंग्स थे जो मुस्लिम थे, लेकिन उनके बारे में कोई याद नहीं कर, नो बडी रिमेम्बर्स देम, नो बडी। अनफॉर्चुनेटली याद किसको रखते हैं? मुगलों को, तुर्कों को, जो बाहर से आए थे, अलाउद्दीन खिलजी, जो लोग आके यहाँ मंदिरें तोड़ते थे, उनको नहीं। जो जानते थे कि हम इसी मिट्टी के हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं, उनको कोई याद नहीं करता है। सब इन लुटेरों को याद करते हैं कि भाई ये है मुस्लिम, ये है। अब जाहिर सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे अगर कोई सड़क हो वो चेंज करना ही चाहिए, और अभी तक नहीं हुई तो मैं खुद हैरान हूँ। वो तो लुटेरा था। ऐसे जो लोग हैं जो इंडिया में आके जो लूटपाट करके गए हैं, उन्हें हमें याद करना बंद करना चाहिए, चाहे वो दुरानी हो या गजनबी हो। वी शुड नॉट रिमेम्बर देम। आई फील दैट इज नॉट आवर हेरिटेज। ये सब बाहर से आए हैं, तो हमें उनको याद करना है जिन्होंने हमारी मिट्टी पे जन्म लिया और हमारे कल्चर को समझते, हमारे जो यूनिटी है, वननेस है हिंदूज के साथ, जो एक वो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम इन्हीं में से निकले, हम इन्हीं में से थे, फिर हमने इस्लाम कबूल किया। तो जो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ एक इंडियन मुस्लिम में हो सकता है, और वो होती है इंडियन नेशनलिज्म। और आप तो जानते ही हैं कि रसूल पाक ने खुद फरमाया था, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। इसका क्या मतलब? कि वतन से मोहब्बत करना एक ईमान का ही एक तबका है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही है। वतन से मोहब्बत जो है वो बड़ी ज़रूरी है, आप जिस वतन में भी रह रहे हो।
और बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो इंडिया के मुसलमान हैं या जो बाकी लोग भी हैं, उनको अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और दे शुड टेक प्राइड इन इंडिया, बिकॉज वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो इंडिया की आइडेंटिटी, इंडिया का पासपोर्ट, वो वहाँ पे रहे हैं, वो वहाँ पले बढ़े हैं, सो दैट इज़ देयर नेशन, दैट इज़ देयर कंट्री, और उसको प्राइड लेना चाहिए। और हम जो यहाँ पे मज़हब की बेस पे मैं समझता हूँ ये जो मुल्कों को तकसीम करते हैं, इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये नहीं होना चाहिए था, कौमियत की बेस पे होना चाहिए था। बहुत सारे लोग बड़े सारे एंगल से बात कर रहे हैं, लेकिन आप जहाँ पे भी हैं, मेरा ख्याल है वहीं पे ही इंसान को प्राइड लेना चाहिए और वही वैल्यूज़, कल्चर, चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और वहीं की नेशनलिज्म होनी चाहिए। आई एग्री विद यू ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच याना मिर्ज़ावा। It was great to talk to you on so many pressing issues, so many important issues. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much, Viva sir.